नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। मैं मुनमुन श्रीवास्तव आपका स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी प्रिंसिपल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट और श्री गुरु तेग बहादुर खालसा कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर जसविंदर सिंह जी। जसविंदर सिंह जी से हम बात करेंगे दिल्ली विश्वविद्यालय में दाखिला प्रक्रिया, आगामी कट ऑफ्स और तमाम ऐसे मुद्दे जो विद्यार्थियों और शिक्षकों को प्रभावित कर रहे हैं। डॉक्टर जसविंदर, स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद मुनमुन श्रीवास्तव जी। देखिए, ये यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली जो है ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी है और सबसे महत्वपूर्ण यूनिवर्सिटी है, ख़ास करके अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज को लेके। हमारे दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो है वो बहुत वैरायटी है कोर्सेज़ की। और अगर मैं ये कहूँ कि जो दुनिया के बेस्ट कोर्सेज़ हैं जहाँ तक अंडर ग्रेजुएट एजुकेशन का ताल्लुक़ है, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी शायद विश्व की पहली 4 या 5 यूनिवर्सिटीज़ में आती होगी, अगर हम खाली अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज़ की बात करें। तो सर, जो बच्चों को एडमिशन नहीं मिल पा रहा है वो बड़े परेशान हैं, क्या करें वो? ये देखिए, जो यहाँ तक एडमिशन का ताल्लुक है, एडमिशन हमारे पास मेरिट बेस्ड भी हैं, जो बहुत सारे कोर्सेज़, और कुछ एक कोर्सेज़ हैं जिनमें एंट्रेंस बेस्ड होता है। इस बार क्या हुआ है कि रेगुलर सीबीएसई का एग्ज़ाम ना होने की वजह से उन्होंने कुछ एक फार्मूला अडॉप्ट किया था, जिसमें 10वीं क्लास का, 11th क्लास का और 12th क्लास का कुछ एवरेज 30-40 की उन्होंने निकाली थी। तो उसके बेस के उन्होंने मेरिट बना के अपने रिज़ल्ट किए हैं। स्टेट बोर्ड्स का भी कोविड के चलते हुए इसी तरीके के रिज़ल्ट्स आए हैं और काफ़ी सारे बच्चों के जो हैं वो मार्क्स काफ़ी ज़्यादा हैं। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी की जो कट ऑफ है, क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी खाली दिल्ली के स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, ये पूरे देश के स्टूडेंट्स के लिए हैं, तो बोर्ड्स के रिज़ल्ट्स में काफ़ी रिज़ल्ट्स पहले से जो हैं वो इम्प्रूव्ड, काफ़ी बढ़े हुए उनके मार्क्स हैं। तो उसी हिसाब से दिल्ली यूनिवर्सिटी की कट ऑफ डिसाइड होती है। ज़्यादातर हमारे पास जो बच्चा आता है वो सीबीएसई से आता है। ये आपकी बात से मैं एग्री करता हूँ कि दिल्ली यूनिवर्सिटी की इस बार कट ऑफ्स ज़्यादा गई हैं। उसका रीज़न ये है कि हमारे पास जो 95 एंड अबव वाले मार्क्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनका जो नंबर है, उनकी जो गिनती है, पहले वर्षों के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा है। और हर कॉलेज जो है उसके पास लिमिटेड सीट्स होती हैं, तो वो ये देखते हैं कि उनके पास जो वो कट ऑफ लगाने जा रहे हैं उसके ऊपर उनके पास कितने बच्चे अवेलेबल हैं। तो हर कॉलेज तकरीबन उस हिसाब से अपनी कट ऑफ डिसाइड करता है। तो आपने देखा है कि तकरीबन हमारे पास 65,000 सीट्स हैं अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज़ की यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में, और तकरीबन 30 से 32 हज़ार बच्चे जो हैं वो अभी तक जो है वो एडमिशन ले चुके हैं। तो अगर मैं ये कहूँ कि तकरीबन हमारा 50% सीट्स जो है दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस में ऑन एन एवरेज भर गई हैं, तो मैं बहुत ज़्यादा गलत नहीं हूँगा। हाँ, ये बात सही है कि कुछ एक कॉलेजेस की बच्चों की प्रेफरेंस होती है, जैसे कैंपस कॉलेजेस हैं या बाहर कैंपस से भी जो कॉलेजेस हैं उनमें बच्चों की कुछ अपनी एक वैल्यूएशन प्रोसेस है। तो उन कॉलेजेस में सीट भरने के बाद जो हमारे पेरिफेरल कॉलेजेस हैं, जो साउथ कैंपस से बाहर हैं, नॉर्थ कैंपस से बाहर हैं, उनमें एडमिशन कई बार थोड़ा डिले हो जाता है। तो उन बच्चों का भी जो है, मुझे लगता है कि 90% तक के बच्चों को एडमिशन मिल जाना चाहिए। और इसके अलावा हमारे पास स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग है, जो कैंपस ऑफ ओपन लर्निंग का एक इंटीग्रल पार्ट है। उसमें भी बहुत सारे बच्चे जो हैं ह्यूमैनिटीज़ और कॉमर्स स्ट्रीम के बच्चे उनमें एडमिशन ले सकते हैं। तो कट ऑफ हायर का मेन रीज़न तो ये है, और उसको थोड़ी एडजस्टमेंट करने का भी हमारे पास प्रोसेस है कि वो हम किस तरीके से स्टेज बाय स्टेज कॉलेजेस की बच्चे अपनी प्रेफरेंस देते हैं। और बहुत सारे बच्चे कॉलेजेस को छोड़ भी देते हैं, अगर उनको पहली कट ऑफ में एडमिशन नहीं मिलता है तो वो सब्सिक्वेंटली जब किसी दूसरे कॉलेज में जो उनकी चॉइस का, चाहे कॉलेज हो या कोर्स हो, तो वो दूसरे किसी कॉलेज में विदड्रॉ करके फिर चले भी जाते हैं। तो ये मूवमेंट जो है वो 100% हम अलाउ करते हैं बच्चों की, और इसके ऊपर किसी किस्म की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। जहाँ चाहे बच्चा वो लास्ट कट ऑफ तक अपनी एडमिशन अपने कॉलेज में ले सकता है, प्रोवाइडेड कि उसका कॉलेज और उसका कोर्स उसकी पसंद का मिले। माँ बाप सर एक सवाल पूछ रहे हैं कि वो उनके बच्चे कॉलेज को चुने या कोर्स को लेकर। ये बच्चे के एप्टीट्यूड के हिसाब से अगर आपने ये फैसला किया है कि मैंने ये वाला कोर्स करना है, तो फिर कॉलेज में कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता।
एक तो ये कि कोविड की वजह से अभी तक भी हमारी जो मेजॉरिटी क्लासेस हैं वो ऑनलाइन चल रही हैं। दूसरा उसका ये है कि कॉलेजेस के जो टीचर्स हैं वो सभी तकरीबन सेम हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी में कोर्स एक किस्म का पढ़ाया जाता है, क्लासेस जो हैं वो एक जैसे टीचर्स लेते हैं। हाँ, ये ज़रूर फ़र्क पड़ता है कि कैंपस के आसपास होने की वजह से बच्चों में आपस में इंटरेक्शन होती है, और जो बाहर से बच्चे आते हैं उनको कोई पीजी अकोमोडेशन या इस किस्म की जो कंसल्टेंसी है अपने टीचर्स के साथ वो करने की ज़रूरत पड़ती है। तो कई बार साउथ कैंपस या नॉर्थ कैंपस के आसपास के जो इलाके हैं या उनके कॉलेजेस हैं उनमें बच्चे ज़्यादा प्रेफर करते हैं। मगर जहाँ तक टीचिंग स्टैंडर्ड्स का सवाल है, कोर्स कंडक्ट करने का सवाल है, एग्ज़ामिनेशन का जहाँ तक ताल्लुक़ है, बच्चों की असेसमेंट का जहाँ तक ताल्लुक़ है, वो तकरीबन सारी हमारी यूनिफॉर्म होती है, उसमें कोई फ़र्क नहीं है। एक बोर्ड विशेष के बच्चों को ज़्यादा अंक दिए जाने को लेकर विवाद भी हुआ, जिसको रजिस्ट्रार कार्यालय ने सफाई भी दी कि सारे बोर्ड्स हमारे लिए बराबर हैं। तो क्या आपको लगता है कि आने वाले समय में हमें कुछ एडमिशन प्रक्रिया बदलने की ज़रूरत पड़ेगी? देखिए, यहाँ तक तो बोर्ड्स का सवाल है वो तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही इस चीज़ को डिसाइड कर सकती है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में ज़्यादातर हमारे पास सीबीएसई बोर्ड से बच्चे आते हैं और बहुत सारे स्टेट बोर्ड्स के बच्चे हैं, तकरीबन हम सभी स्टेट से आते हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी के पास अपना कोई मैकेनिज्म नहीं है कि हम उनकी ग्रेडिंग कर सकें। अगर कोई सब्जेक्ट में हमें समझ नहीं आती है तो हमारी एक इक्विवेलेंस कमेटी होती है, जो स्टैट्यूटरी इक्विवेलेंस कमेटी है, वो उन चीज़ों को डिसाइड करती है। और आपने जो जिक्र किया है कि आने वाले समय में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में एक ये रिकमेंडेशन है कि ग्रेजुएट प्रोग्राम्स में एडमिशन के लिए बच्चों को एक कॉमन एडमिशन टेस्ट देना पड़ेगा, जो कि जैसे विदेश की यूनिवर्सिटीज़ में बच्चे जाते हैं तो सेट है, जिसको हम स्कॉलिस्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट कहते हैं। तकरीबन इस किस्म का इन चीज़ों को देखने के लिए कि बच्चा क्या स्कोर करता है, वो चाहे अपने बोर्ड्स में कोई डाइवर्सिटी है भी है, बोर्ड में कोई डिफरेंस है भी है, तो जब एक बच्चा बेंचमार्क अचीव कर लेगा तो उसके बाद मुझे लगता है कि सभी एक पटल पे आ जाते हैं, तो फिर मेरिट पे एडमिशन हो सकता है उन बच्चों। सर, कोविड काल में जो है वो टीचिंग शुरू करना अपने आप में बहुत ही कठिन प्रक्रिया है। दिल्ली विश्वविद्यालय में 2 एकेडमिक कैलेंडर ऑलरेडी चल रहे हैं और तीसरा कैलेंडर चलाया जाना है नवंबर से, तो कैसे मैनेज करेंगे? प्रिंसिपलों की क्या समस्याएं हैं? देखिए, कोविड सबसे पहले तो ये है कि कोविड अपने आप में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। हमने देखा है पिछले साल जब मार्च, अप्रैल, मई, जून, ये 4 महीने ऐसे थे जहाँ तकरीबन वी वर कॉट अनअवेयर्स इन द सेंस कि एकदम जो है वो टीचर्स भी, उनके पेरेंट्स भी, बच्चे भी बहुत बीमार होने शुरू हो गए थे। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी ने गवर्नमेंट की गाइडलाइंस फॉलो करते हुए यूनिवर्सिटी को कम्प्लीटली बंद कर दिया था और ऑनलाइन टीचिंग थी। हमें सबसे समस्या ये आती है कि बहुत सारे बच्चों के पास जब डिजिटल डिवाइस नहीं होती, ख़ास करके अगर डिजिटल डिवाइस हो भी जाती है, मान लो उनके पास कोई मोबाइल या उनके पास लैपटॉप है, अगर कनेक्टिविटी नहीं है तो तब हम कैसे उनको कंडक्ट करें। तो बहुत सारी जो हमारे पास ऑनलाइन जैसे गूगल मीट है, जूम क्लासरूम है, ऐसे तरीके से माइक्रोसॉफ्ट का जो वो टीम का जो सॉफ्टवेयर है, इस तरीके से डिफरेंट टीचर्स ने यूज़ करने की कोशिश की। और फिर हमने खालसा कॉलेज में ख़ास करके अपना सॉफ्टवेयर तैयार किया है, हमारा अपना प्लेटफॉर्म है, जिसमें हमने ब्लू बटन टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए, जो उनका सॉफ्टवेयर है वो यूज़ करते हुए अपने हार्डवेयर से उसको मॉडिफाई करके हमने इनकॉर्पोरेट किया है। और इसमें ये वाली जो समस्या है कि किसी बच्चा जब क्लास लाइव स्ट्रीमिंग हो रही होती है तो अगर कोई बच्चा उस टाइम नहीं भी कनेक्ट कर पाता तो वो हमारी वेबसाइट के ऊपर उस सॉफ्टवेयर में, जो हमारा लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है, 10 दिन तक वो टीचर का लेक्चर रहता है। बच्चा उस लेक्चर को डाउनलोड करके बाद में भी टीचर के पढ़ाने के बाद भी उसको डाउनलोड करके सुन सकता है, उसको अपने क्वेश्चन आंसर्स कर सकता है, अपनी असेसमेंट सबमिट कर सकता है। तो इस तरीके से यहाँ तक हमारा सवाल है, वो हमने तो वो सिस्टम अडॉप्ट किया और काफ़ी सक्सेसफुल चल भी रहा है। मगर ये कहना बहुत मुश्किल है कि सब कुछ ऑनलाइन जो है वो शायद उसमें डिफ़िकल्टी तो हमारी हैं और हम टीचर्स को टेक्नोलॉजी रिप्लेस तो नहीं कर सकती है, मगर काफ़ी हद तक टीचर्स ने दिल्ली यूनिवर्सिटी में पूरी में ही, खालसा कॉलेज में ख़ास करके, हमने ये कोशिश की है कि बच्चे जो नहीं भी क्लास अटेंड कर पा रहे
उनको भी हम किसी ना किसी तरीके से अपने लेक्चर्स पहुँचाएँ, उनकी असेसमेंट रेगुलरली रहें, उनकी इंटरनल असेसमेंट हम असेस करें और उसको विधिवत तरीके से जो है उनके रिजल्ट्स में इनकॉर्पोरेट करें। तो बट येस, जब अब नॉर्मल सिचुएशन हो रही है तो ये जो टेक्नोलॉजी का एक्सपेरिमेंट हमने तकरीबन 1.5 साल से जो हम कर रहे हैं, ये अब हमारा एक रेगुलर फीचर भी बन जाएगा कि टीचर क्लास में आने से पहले, फेस टू फेस टीचिंग से पहले, वो एक किस्म से हम हाइब्रिड टीचिंग किसी न किसी तरीके से अडॉप्ट करेंगे कि टीचर्स क्लास में आने से पहले अपने लेक्चर्स कैंडिडेट्स के, स्टूडेंट्स के साथ शेयर कर सकता है और क्लास में एक लाइवली डिस्कशन के तौर पे, मेंटोर के तौर पे, प्रोजेक्ट्स असेसमेंट के तौर पे एक रेगुलर क्लास ली जाएगी। ये एक टीचिंग स्टैंडर्ड्स को भी इम्प्रूव करेगा और नई एजुकेशन पॉलिसी में भी टेक्नोलॉजी यूज़ करने का एक प्रावधान है। बच्चों की असेसमेंट हम किस तरीके से करें, वो भी टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म पे जो है उसको नई एजुकेशन पॉलिसी ने उसकी बात की है। नया सेशन शुरू करने के लिए कॉलेजेस कितने तैयार हैं सर? नया सेशन तो शुरू हो गया हुआ है, बहुत खाली फर्स्ट ईयर का हमें अभी इंतज़ार है। फर्स्ट ईयर की क्लासेस मुझे लग रहा है कि 1 दिसंबर के आसपास हम शुरू कर पाएंगे या नवंबर के एंड में शुरू कर पाएंगे। और सेकंड थर्ड ईयर की क्लासेस तो चल रही हैं। ये एक किस्म से सेकंड ईयर की क्लास थोड़ी लेट शुरू हुई थी, तो सेकंड थर्ड ईयर भी जैसे अभी आपने कहा था कि 3 डिफरेंट कैलेंडर्स हम इस्तेमाल कर रहे हैं, पर हमने रिक्वेस्ट किया है अपने कोलीग्स को, हम अकोमोडेट कर रहे हैं और टीचर्स के वर्कलोड में बगैर कोई चेंज किए हुए उनको जो है, हाँ, उनकी जो वेकेशंस थी वो ज़रूर थोड़ी कट होएंगी, वहाँ उनको थोड़ा कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा इस स्टूडेंट्स के इंटरेस्ट को देखते हुए। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी जो भी अपनी सोच में एक, क्योंकि वहाँ भी एक प्रॉपर कमेटी होती है, कमेटी पूरे डिस्कशन के बाद जो फैसला होता है वो कॉलेजेस को बताया जाता है और कॉलेजेस उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर।